नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ समर्थ क्लासेस के YouTube चैनल पर। वो समर्थ क्लासेस जो आपको बनाएगा हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। अपने किसी दोस्त ने कहा था कि सर MCQ करवाओ। MCQ तो देखो बेटा, MCQ करवा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले पूरा कोर्स कर लिया उनके लिए MCQ करने का फायदा है, क्योंकि उनको सिर्फ रिवीजन करना है, अपनी तैयारी को चेक करना है। MCQ मतलब होता है तैयारी चेक करना। लेकिन जिन लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं इतिहास, होता क्या है इतिहास, वो कैसे MCQ करके वो कुछ भी नहीं कर सकते। MCQ करने से आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपका बेसिक क्लियर हो। भाई नीचे की सीढ़ी बने ही नहीं, आप ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचने की कह रहे हैं। लेकिन मैंने इसका भी तरीका निकाला। जो हमारी क्लास है ना, टॉपिक ऐसे क्लियर करेंगे, उसके साथ ही सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राणा उदय सिंह, और शुरुआत कर देंगे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो शुरुआत करते हैं उदय सिंह जी के साथ। शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ। वो उत्कर्ष क्लास वाले हैं ना, कुमार गुरु सर, वो बोलते हैं वाली बात। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, या युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहां तक जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की। हमने पढ़ लिया था कि 1536 में, ये 1536 ईस्वी का समय चल रहा है, विक्रमादित्य को पुनः राजा बना दिया। विक्रमादित्य को पुनः राजा बना। अब पहले तो विक्रमादित्य की रक्षा करने के लिए संरक्षिका के रूप में थी माता कर्मावती। लेकिन जो अब नहीं है, तो अब यही माता कर्मावती से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? कितनी महिलाओं के साथ, कितनी राजपूत महिलाओं के साथ इन्होंने जोहर किया? 13,000 महिलाओं के साथ। किस कारण से? कौन था ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से इनको जोहर करना पड़ा? वो था गुजरात का बहादुर शाह। बहादुर शाह। इन्होंने राखी किसको भेजी थी? राखी हुमायूं। ठीक है। और रानी कर्मावती के कितने पुत्र थे? 3, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह, जिनमें से भोजराज तो कहते हैं कि खानवा के युद्ध में या और किसी युद्ध में मारे गए थे। मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन से युद्ध में मारे गए, सब अलग अलग अपनी अपनी बातें हैं। विक्रमादित्य, तो अब ये विक्रमादित्य के साथ ऐसा क्यों? किस कारण से विक्रमादित्य की हत्या हो गई या वो मर गए? तो एक कहते हैं ना, घर का विद्य का एक बनवीर। बनवीर ने जब रात को विक्रमादित्य सो रहे थे तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी। कौन सा समय चल रहा है? 1536। तो प्रश्न है, राणा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? बनवीर ने। ये है लो लेवल का क्वेश्चन। अब लेवल थोड़ा हाई करते हैं। तो जिसने हत्या करी वो बनवीर। ये बनवीर कौन था भैया? बनवीर कौन था? तो ये बनवीर था, एक याद है, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। अगर पहले की किसी ने क्लासेस देखी है तो उनको याद आ रहा। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, महाराणा सांगा, तीनों भाई। पृथ्वीराज ने महाराणा सांगा की आंख फोड़ दी थी तलवार से। याद आया? अगर पहले की क्लास देखी हो तो याद है।
उन्हीं पृथ्वीराज का यह दासी पुत्र था, दासी से उत्पन्न पुत्र था यह पृथ्वीराज का। तो ये मामला क्लियर हो चुका। विक्रमादित्य की हत्या कर दी, तो भाई विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह के पास भी जाए। तो उदय सिंह को हम जैसा कि जानते हैं, उदय सिंह जी जिंदा थे। उदय सिंह को बलवीर से किसने बचाया? किसने बचाया? तो उदय सिंह जी को बलवीर से बचाने वाली थी इनकी धाय मां। धाय मां कौन? पन्ना धाय। और किस प्रकार से बचाया? किस प्रकार से बचाया पन्ना धाय? जब बलवीर आया कमरे में, तो पन्ना धाय को पहले ही पता चल चुका था कि ये इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब ये उदय सिंह जी को मारने आ रहा है। तो यहां पलंग पर एक मां ने अपने पुत्र चंदन को लेकर दिया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को लेकर और उदय सिंह को एक टोकरी में छुपा दिया। तो देखिए, एक मां ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। जब कमरे में आया तो इशारा कर दिया कि वो सो रहा है उदय सिंह, और बलवीर ने चंदन की हत्या कर दी। एक मां के सामने उसके पुत्र की हत्या हो गई और वो उफ तक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक मां के लिए उसके पुत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई हो सकता है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी अपना स्वार्थ न देखते हुए अपने देश के लिए, अपने चित्तौड़ के लिए, अपने मेवाड़ के लिए, जिनकी सेवा करती थी उनके लिए अपने धर्म का पालन किया और राणा उदय सिंह को बचा लिया। अब उदय सिंह जी बच तो गए, लेकिन यहां से कहां गए? बचा लिया पन्ना धाय ने, लेकिन अब कहां गए? तो यहां से पन्ना धाय ने टोकरी में छुपाकर इनको भेज दिया। किसके पास? यहां कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। तो प्रश्न है, पन्ना धाय ने किसके पास भेजा राणा उदय सिंह को? तो कुंभलगढ़ में भेजा आशा देवपुरा के पास। आशा देवपुरा। इसी आशा देवपुरा ने उदय सिंह जी को पाल पोसकर बड़ा किया। कब से कब तक? 1536 से 1540 ईस्वी। इन्हीं ने उदय सिंह जी को अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा दी, ताकि वह इस लायक बन सकें कि बलवीर से अपना प्रतिशोध ले सकें, अपने चित्तौड़ पर, अपने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर सकें। तो आशा देवपुरा ने उनको इतना तैयार किया। और जब 1540 में उदय सिंह जी पूरी तरह तैयार हो गए, तो उन्होंने हमला कर दिया चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर हमला कर बलवीर की हत्या कर दी। इसमें उदय सिंह जी की सहायता किसने की? देखो अब यहां से कितने प्रश्न बने। पहला, उदय सिंह जी को किसने बचाया? पन्ना धाय ने। किसका बलिदान देकर? अपने पुत्र चंदन का। किसने लालन पालन किया? किसने पाला पोसा? आशा देवपुरा ने, कुंभलगढ़ में। उदय सिंह जी ने कब बलवीर की हत्या करी?
1540 की ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला कर बनवीर की हत्या कर दी और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उदय सिंह जी की इसमें सहायता किस शासक ने की, किस शासक ने सहायता की? तो सहायता की मारवाड़ के राम मालदेव ने सहायता की। अब चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, पुनः सब कुछ सही ढंग से स्टार्ट। लेकिन जो ये था ना निर्वासन काल, इसी समय में उदय सिंह जी का विवाह हो गया। उदय सिंह अब तो राणा हो गए, मतलब पहले तो नहीं थे राणा। उदय सिंह जी का विवाह किसके साथ हुआ था? जयवंताबाई। जयवंताबाई जो हमारे देश में महान माताओं की श्रेणी में आती है, उनमें से एक ये भी है और दूसरी नाम आता है माता जीजाबाई का, जयवंताबाई। ऐसे ही माता कर्मावती। अब जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? किसने उदय सिंह से अपनी पुत्री का विवाह करवाया? तो वो है अखेराज सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा है जिन्होंने अपनी पुत्री जयवंताबाई से, अखेराज सोनग्रा की पुत्री, ठीक है, अखेराज सोनग्रा की पुत्री से विवाह करवाया और उदय सिंह और जयवंताबाई इन्हीं से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो कहलाए प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो एक कहानी यहां समाप्त हो जाती है। अब आगे कहानी कैसे बढ़ेगी ये देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो मित्रों, आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? कैसा लगा तरीका पढ़ने का? आप क्या कहते हैं, उदय सिंह जी को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज क्लियर होते जाएंगे और एक एक कहानी सिस्टम से आपके दिमाग में बैठती जाएगी और इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि राणा उदय सिंह जी किस शासक को चित्तौड़ के किले की चाबियां दे दी थी, भिजवा दी थी उसके पास? तो चलते हैं। उस समय की बात है कि हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह बन गया। 1543 में उसने सेना को शेरशाह सूरी ने सेना को चित्तौड़ की ओर भेजा। तो ये बात पता चल गई राणा उदय सिंह जी को। उदय सिंह जी ने सोची कि देखो अभी तो अपन ने समझना शुरू ही किया, 3 साल ही हुए शासन करते हुए, अभी हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम शेरशाह सूरी से टक्कर ले सके, और अगर ली तो हमारी हार निश्चित है। चाहे हाँ हम वीरता से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन हम अपने चित्तौड़ को नहीं बचा सके। तो चित्तौड़ को बचाने के लिए उन्होंने माइंड से, बुद्धि से काम किया। उन्होंने क्या करा?
शेरशाह सूरी के पास चित्तौड़ के किले की चाबियां भिजवा दी। चित्तौड़ के किले की चाबियां। अब देखो ये उदय सिंह जी ने ये बुद्धि वाला काम क्यों किया? क्योंकि महाराणा सांगा होते तो वो कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उदय सिंह जी ने वो समय देखा था जब रानी कर्मावती ने उनकी वजह से, मतलब बहादुर शाह की वजह से जौहर किया। उन्होंने वो समय देखा था, उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया कि कैसे अपने शासन को संभाले रखा जाए, फिर संभाल कर हम धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएंगे और फिर दोबारा चित्तौड़ को हासिल कर रहे। और हुआ भी, लेकिन ये चाबियां भिजवा दी इसलिए मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, अफगानों की अधीनता स्वीकार की, ये पहले शासक कहे जाते। लेकिन जब 1545 ईस्वी में, लेकिन उससे पहले कोई बात, अब शेरशाह सूरी का चित्तौड़ पर समझ लीजिए एक तरीके से निगरानी है, अधिकार है। तो शेरशाह सूरी ने किसको भेजा भैया? एक जने को तो अपनी तरफ से भेजते ना कि हाँ यार वो जगह अपनी है, हम तो उसकी निगरानी करने के लिए किसी जिम्मेदार आदमी को भेजते हैं। तो शेरशाह सूरी ने किसको भेजा? शम्स खां व ख्वास खां को, शम्स खां व ख्वास खां को चित्तौड़ में नियुक्त किया। कौन कौन थे? शम्स खां और ख्वास खां। लेकिन 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। राणा उदय सिंह जी ने पुनः मेवाड़ को स्वतंत्र करवा दिया। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, तो यहां तक उतार लो। देखिए यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चित्तौड़ के किले की चाबियां किसके पास भिजवाई? 1543 में शेरशाह सूरी के पास भिजवाई। किसको नियुक्त किया शेरशाह सूरी ने? शम्स खां और ख्वास खां को। और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो राणा उदय सिंह ने मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करवा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक ऐसा युद्ध जो राणा उदय सिंह को हारना पड़ा। बात है 1557 ईस्वी की। 1557 ईस्वी की राणा उदय सिंह ने हसन खां मेवाती को बचाया। तो बचाने के कारण हसन खां मेवाती ने कि आप मुझसे जो चाहे वो मांगो।
तो राणा उदय सिंह ने इनसे एक वेश्या की मांग की जिसका नाम था रंगराय। बस इतनी बात समझ। तो इन दोनों के मध्य उसी रंगराय के कारण युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का। तो प्रश्न बनता है, हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो हरमाड़ा का युद्ध आप किस किस के मध्य हुआ ये जानने से बेटर ये याद रखो किसके कारण हुआ? रंगराय, रंगराय नाम की वेश्या की वजह से। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ये उदय सिंह जी और हसन खां मेवाती के बीच का युद्ध था। लेकिन इस युद्ध में उदय सिंह जी की हार हुई। अब ये हार क्यों हुई? मतलब जिस हसन खां मेवाती को स्वयं उदय सिंह जी ने बचाया उससे वो कैसे हार सकते हैं? तो इसमें भी ट्विस्ट है, क्योंकि हसन खां मेवाती की मदद की थी मारवाड़ के राव मालदेव ने। राव मालदेव ये भी कुछ ऐसा था कि राव मालदेव जिसके साथ, जिस राजकुमारी के साथ शादी करना चाहते थे, उदय सिंह जी ने उससे शादी कर ली थी। ये डिटेल वाली कहानी है। तो हमारा तो क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, किस किस के मध्य हुआ था? राणा उदय सिंह, हसन खां मेवाती के। किस कारण से? रंगराय नाम की वेश्या के कारण। अब इससे भी ऊपर वाला प्रश्न, ये हरमाड़ा का युद्ध हुआ जहां, तो ये हरमाड़ा कहाँ है? ये है अजमेर के पास में, अजमेर के पास। कब हुआ? 1557 ईस्वी। हम कहा 1545 से 1557 ईस्वी तक पहुंच चुके। अब बात हुई 1559। 1559 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? उदयपुर नगर बसाया। उदयपुर नगर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। प्रश्न तो यहां से उठता है, उदय सिंह जी ने अपने शासनकाल में मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? उदयपुर, नई राजधानी। तो भैया यहां से और प्रश्न खड़े हो जाते हैं, कौन से नंबर की राजधानी है? तो चलो पुराने न्याय। सबसे पहले गोहिल वंश की जब स्थापना हुई तो गोहिल ने बनाया था नागदा को। वही नागदा, कौन सा नागदा? जहां पर सास बहू का मंदिर है ना, सास बहू का मंदिर है, वही नागदा। नागदा के बाद पप्पा रावल की राजधानी भी नागदा ही रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, जो अल्लत आलू राव था जिसने नौकरशाही की स्थापना की, तो भाई वो तो अंदाज से ऐसा लगता था कि हाँ कोई बड़ा समृद्ध राज्य बनाने वाला है, व्यापार करने वाला। तो उसने आहड़, जो उस समय की सबसे समृद्ध राजधानी बनी और व्यापारिक केंद्र भी था, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अल्लक। फिर क्या हुआ था, जब राजा जैत्र सिंह शासन कर रहे थे तो इल्तुतमिश ने इन पर हमला किया। इल्तुतमिश को तो भूताला के युद्ध में पूरी तरह से हरा कर भगा दिया, लेकिन उसने जाते जाते और उसके सैनिकों ने आहड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो इस कारण उनको अपनी राजधानी बनाना पड़ा चित्तौड़ को। क्या है, कोई सी भी चीज क्यों हुई, जैसे
अब ये चित्तौड़ क्यों बना आपको याद है? क्योंकि आहड़ को नष्ट कर दिया, इसलिए चित्तौड़ को बनाना पड़ा। किनको? चैत्र सिंह जी को। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। जब भी कोई भी आपसे पूछेगा कि चित्तौड़ को राजधानी क्यों बनाया, कि चित्तौड़ राजधानी थी, कि हाँ, आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। चैत्र सिंह जी की नष्ट कर दिया था, इसलिए चित्तौड़ को राजधानी बना। तो अब आगे भी कहानी आ जाएगी। उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर बसाया और अगली राजधानी बनाया उदयपुर। उदयपुर। तो ये सुख का माहौल, शांति का माहौल चल रहा था, यहां तक ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर अकबर ने मेड़ता के शासक जयमल मेड़ता, जयमल राठौड़ और मालवा के शासक बाज बहादुर, इन दोनों को हमला कर इनके राज्य से बाहर खदेड़ दिया। मतलब इनके राज्य पर हमला कर अधिकार कर लिया। तो ये दोनों वहां से निकल कर आ गए राणा उदय सिंह जी की शरण और उदय सिंह जी के साथ रहने लगे। लेकिन यह बात जब अकबर को पता चली तो वो दिल्ली का, मतलब हिंदुस्तान का उस समय बादशाह था, तो ये एक तरह से उसका विरोध करना हुआ। तो उसको गुस्सा आया कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो उसने उदय सिंह जी को, राणा उदय सिंह जी को पत्र भेजा कि आप उन दोनों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन राणा उदय सिंह जी ने की कि अगर कोई हमारी शरण में आता तो ये हमारा धर्म है कि हम मरते दम तक अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करें और किसी के सामने झुके नहीं, इतना भी बड़ा बलिदान क्यों न कर। तो यही इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आएगा चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का दूसरा क्या, तीसरा है ना, तीसरा साका। किस कारण से अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया? जयमल राठौड़ जो कहाँ के थे? मेड़ता के। बाज बहादुर जो कहाँ का शासक था? मालवा। इन दोनों को शरण किसने दी? राणा उदय सिंह जी। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके न्यूली क्लियर हो रहे हैं। पहला, जयमल राठौड़ कहाँ के थे? मेड़ता। बाज बहादुर मालवा। जब अकबर ने इन दोनों के राज्य पर हमला करकर उस पर अधिकार कर लिया तो ये दोनों किसकी शरण में आए? राणा उदय सिंह जी की शरण। ठीक है, शरण में आए। तो अब शरणागत की रक्षा करना तो भैया हर इंसान का परम धर्म होता है। तो अकबर ने कितनी, अकबर ने पहले तो चलो योजना बनाई। अकबर ने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन अकबर को पता नहीं था कि उदय सिंह जी का एक पुत्र शक्ति सिंह जो इनसे नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था, वो भले से वहां रहता हो शरीर के साथ, लेकिन उसका मन हमेशा चित्तौड़ में लगा रहता। वो क्रोध था जिसकी वजह से वो छोड़कर चला गया। लेकिन जब उसको पता चला कि चित्तौड़ पर हमला होने वाला तो वो पुनः लौट आया और उसने खबर दे दी राणा उदय सिंह जी।
शक्ति सिंह ने खबर दी राणा उदय सिंह जी को कि चित्तौड़ पर हमला करने वाला है अकबर। यह बात पता चलते ही राणा उदय सिंह जी और अन्य सरदारों ने मंत्रणा की। राणा उदय सिंह जी व अन्य मेवाड़ सरदारों ने मंत्रणा की और उस मंत्रणा में यह निश्चित किया गया कि चित्तौड़ को जयमल व फत्ता संभालेंगे। पूरा नाम लिख दें, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, यह दोनों संभालेंगे। तथा राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह और उनका परिवार और राज परिवार बाकी की प्रजा के साथ उदयपुर जाकर वहां की देखरेख करेगा, वहां की रक्षा करेगा। अब इस निर्णय के कारण कि उदय सिंह जी चित्तौड़ को छोड़कर चले गए थे, इतिहासकार राणा उदय सिंह जी को कायर मानते हैं, कायर मानते हैं। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जिस उदय सिंह ने बनवीर हसन खां मेवाती और राव मालदेव के सामने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, अदम्य साहस दिखाया। वह कायर नहीं हो सकता, वह कायर नहीं हो सकता। तो जो इतिहासकार राणा उदय सिंह जी को कायर मानते हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहली बात, क्या जो व्यक्ति कायर होता है वो जो हिंदुस्तान के बादशाह के सामने उनके दुश्मनों को शरण देने की हिम्मत कर सकता है? दूसरा, जब स्वयं बादशाह अकबर ने यह पैगाम दिया कि तुम उन्हें मेरे हवाले कर दो, तो उनकी बात न मानकर अपने शरणागत की रक्षा करने का जो उन्होंने साहस दिखाया, क्या वो एक कायर कर सकता है? और दूसरी बात, वीरता की मिसाल, देशभक्ति की मिसाल, महाराणा प्रताप के पिता कायर हो सकते हैं? क्या उनकी जयवंता बाई जैसी पत्नी हो सकती है एक कायर व्यक्ति की? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन समझना चाहें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये फिक्स था कि अकबर जितनी बड़ी सेना लेके आ रहा था, चित्तौड़ में जो भी टिकेगा उसका वीर गति को पाना निश्चित है। और अगर वो सब भी यहीं रुककर सामना करते तो वही होता जो पहले हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, सब मारे जाते। पहले किस्मत से वो बच गए थे सिसोदिया ठिकाने के, लेकिन इस बार शायद कोई नहीं बचता। तो जो सरदार थे ना, इन सारे सरदारों ने फैसला लिया कि
उदय सिंह जी और राज परिवार को जाना होगा यहाँ से, क्योंकि सबका मरना निश्चित है। लेकिन आपको जिंदा रहना होगा ताकि आप टिके रहें, इस संस्कृति को, राजपूतों के आन को जिंदा रख सके और चित्तौड़ पर पुनः शासन कर सके, उसे मुगलों से छुड़ा सके, मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करा सके। यह था उसके पीछे का मोटिव। तो अब शुरुआत होगी हमले की। इसका स्क्रीनशॉट है। तो फिर अकबर ने जब बात नहीं मानी तो अकबर ने हमला किया। कब किया? समय था 1567 का। 1567 में अक्टूबर का महीना चल रहा था। क्या है? 67 में अक्टूबर का लास्ट वाला महीना चल रहा था। तब 23 तारीख को, अक्टूबर की 23 तारीख को अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा गया। चित्तौड़ पर घेरा गया। ठीक है, तो अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा कब डाला? 1567 ईस्वी में अक्टूबर के महीने में 23 तारीख। कितनी आसानी से याद हो गया ना। हम क्या यूं याद करने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो सत्य है, जो चीज प्रभावी हो ना, उसको पहले पढ़ना चाहिए। इसमें प्रभावी क्या है? 1567, उसके बाद महीना, फिर तारीख। तो प्रभावी चीजों को पहले पढ़ना चाहिए। अब अकबर जब चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया तो उसको पता चला कि उदय सिंह जी तो यहाँ है नहीं। तो उसने हुसैन कुली खां को उदय सिंह जी के पीछे भेजा। अब अकबर ने लाख कोशिश कर ली चित्तौड़ के किले को गिराने की, लेकिन वो चित्तौड़ का किला इतनी ऊंचाई पर है कि लाखों कोशिशें बर्बाद हो गई। फिर उन्होंने क्या करा? एक टीला बनवाया ऊंचा। इसमें क्या होता था? एक तगारी मिट्टी या रेत डालने वाले को एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। स्वर्ण मुद्रा, ताकि काम शीघ्रता से। ये दिमाग लगाया था अकबर ने। फिर इसके ऊपर से, इस किले के ऊपर से तोप रखवा कर चित्तौड़ के किले पर हमले कराए जाते। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या करा? 2 सुरंगें बनाई गई, एक इधर, एक इधर। एक में 80 मन और दूसरी में 120 मन का बारूद भरा हुआ। ये बहुत लंबा चला था। ये दिन में सुरंगें खोदते और रात में राजपूत सारी सुरंगों को दोबारा भर देते। तो सब बहुत संघर्ष चला था। 5 महीने हो गए थे। 5 महीनों तक चला था ये काम। 5 महीनों तक यही काम चलता रहा था, 5 महीने। अब उसके बाद क्या हुआ? जब ये उड़ाई नहीं को बारूद को, तो चित्तौड़ की जो दीवार है वो क्या करा? 80 मन और 120 मन का बारूद सुरंगों में भरकर चित्तौड़गढ़ की दीवार को गिरा दिया गया।
चित्तौड़गढ़ की दीवार गिर गई। अब जब चित्तौड़गढ़ की दीवार गिर गई ना, तो इस दीवार की मरम्मत करवा रहे थे जयमल राठौड़। तो अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से संग्राम नाम की बंदूक से इनके पैर पर गोली चलाई। इन पर गोली चलाई थी, इनके पैर पर लगी, तो जयमल राठौड़ का पांव घायल हो गया। जयमल राठौड़ के पांव में गोली लगी, और वो घायल हो गया। किसने चलाई थी? अकबर ने। घायल हो गए तो बस अगले ही दिन, क्या तारीख थी? 24 फरवरी 1568। 5 महीने बीत गए थे। 1568 को चित्तौड़ के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल वो फत्ता के नेतृत्व में राजपूत सेना ने केसरिया किया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो कब? 23 अक्टूबर 1567 से एक साल आगे 68 में युद्ध शुरू हुआ। अक्टूबर से फरवरी आ गया, 23 से 24 तारीख हो गई। सिंपल सी बात, 23 से 24 हुई, 5 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये फरवरी चल रहा है 1568 ईस्वी का। तो ये टाइम के साथ साथ इसको देखते हो। तो खोल दिए दरवाजे, अब होगा ये। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो मित्रों, अब जो ये युद्ध हुआ ना, वैसे तो मेरे को सबसे अधिक जो युद्ध हुआ, सबसे खतरनाक, वो ये लगा। इसके बारे में मैं डिटेल दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी कोर्स पूरा करना है। वो डिटेल वाली बात है, वैसे वो पेपर में भी आती नहीं है, लेकिन हमको जानना जरूर। अकबर की सेना थी 60,000 की, इनकी सेना थी 8,000 की। 60,000 की सेना के सामने 8,000 के योद्धा किस तरह लड़े? ये इतनी सी बात से पता चलता है कि 48,000 जनों की मृत्यु हुई थी उस युद्ध में, जिसमें से 8,000 राजपूत थे, 40,000 मुगल सैनिक। एक हाथी को अकबर ने छोड़ा था। पहले के हाथियों को भी लड़वाया जाता था, हाथी एक बारी में सेना साफ कर देता था। तो जब उस सेना का संहार कर रहा था ना, तो जयमल राठौड़ गए, एक बार किया तलवार से, हाथी की गर्दन अलग हो गई। और जैसा कि पता है कि जयमल राठौड़ के पांव में गोली लगी थी, तो ये ऐसे, ये जयमल राठौड़ और ये कल्ला राठौड़। दो पांव, चार हाथ। जब चाचा भतीजा, जब इन चाचा भतीजा ने युद्ध शुरू किया ना, तो मतलब मैं आपको एक फोटो यहाँ साइड में लगा के बताऊंगा क्या युद्ध किया था इन्होंने। अकबर की पूरी सेना देखकर चौंक गई थी।
राजपूतों में से बहुत सारे सिंह थे जिनकी गर्दन कटने के बाद भी वो लड़े जा रहे थे। जब इनको देखा ना तो अकबर ने कहा कि चार भुजानाथ या चतुर्भुज नाथ, इनके भगवान के बारे में सुना था लेकिन आज साक्षात देख लिए। ये दर्शन हो गए थे चतुर्भुज नाथ। तो ये ऐसी थी, गूगल पे जाकर कहानी पढ़ो, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार मजा आएगा। मतलब हार गए लेकिन ऐसे हारे कि हार कर भी जीत गए। कैसे बताते हैं। अलग अलग दरवाजे हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ के हनुमान पोल व भैरव पोल के यहाँ जयमल और कल्ला जी, वीर गति को प्राप्त हुए। और राम पोल के यहाँ रावत जी वो फत्ता वीर गति को प्राप्त। तो एक और बात है, जब जीत कर तब 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। जब अकबर चित्तौड़ के अंदर गया तो एक हाथी पर बैठ कर गया था। यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे ईसरदास राठौड़। कौन थे? ईसरदास राठौड़। इनके बारे में कहते हैं कि उस युद्ध में ईसरदास राठौड़ ने कई हाथियों को मारा अपने एक एक वार में, पूरे हाथी, क्योंकि हाथी सेना को निपटा रहे थे तो इन्होंने हाथियों को ही निपटाया। अब इनकी वीरता देखो, घायल है पूरे, एक हाथ से दांत पकड़ा हाथी का और छलांग मारकर पहुंच गए अकबर के हौदे में। कितने सेकंड लगे होंगे, हाथी कितना ऊंचा होता है, एक सेकंड में यहाँ हौदे में पहुंच गए और बस खंजर से अकबर के वार करने ही वाले थे कि पीछे से भगवंत दास ने इनकी हत्या की। लेकिन उस समय अकबर ने कहा कि आज तो मैंने साक्षात मौत को ही देख लिया था, ये हो गया। लेकिन जब अकबर ने देखा ना कि उसकी 40,000 सेना मर चुकी है, तो अकबर ने चित्तौड़ के किले में 30,000 आम व्यक्तियों का, जिसमें बूढ़े बच्चे औरतें सब शामिल थे, कत्लेआम करवा दिया। ये कत्लेआम इस बात का सबूत है कि किस वीरता से और किस साहस से इन्होंने युद्ध किया था राजपूत, कत्लेआम मचवा दिया। तीस 30,000 व्यक्ति मारे गए थे उसमें, जो अकबर पर एक अमिट कलंक है,
और जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो जो वीरांगनाएं थी फत्ता की पत्नी फूलकमर के नेतृत्व में, फूलकमर के नेतृत्व में 7,000 राजपूत महिलाओं ने जोहर किया। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म। लेकिन अकबर ने अपने इस कलंक को धोने के लिए जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले में उनकी गज पर बैठी हुई मूर्तियां दोनों तरफ लगवाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्वेश्चन क्या बैठेगा, अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? 1568 में, 1568 में फरवरी में 25 तारीख। कितने आदमियों का कत्लेआम करवाया? 30,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह निपटा चित्तौड़ का तीसरा सन। जयमल को फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ, फत्ता की पत्नी फूलकमर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अकबर ने आगरा के किले में अब प्रश्न ये आएगा कि जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में स्थित है, कहां स्थित है? आगरा के किले में जयमल राठौड़ वो फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई, जिन्हें औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। औरंगजेब ने तुड़वा दिया। तो ये देखो देखने वाली बात है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अकबर वीरों का वाकई में अब उनकी वीरता ही इतनी अधिक थी कि दुश्मन भी सम्मान करने लग गया। आपने पिक्चर देखी होगी मगधीरा, जब वो 100 जनों को मारता है ना सामने, तो जो दुश्मन होता है दुश्मन के मन में भी उसके लिए सम्मान पैदा हो जाता है। तो जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर उनके मन में यही सम्मान पैदा होता है, इसलिए उनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई गई। कल्ला जी की छतरी यही चित्तौड़ में है, यही चित्तौड़ में है। अब जब तीसरा साल समाप्त हो गया, राणा उदय सिंह जी उदयपुर चले गए। महाराणा प्रताप सब वहां पर रह रहे थे, लेकिन यहाँ का जो घाव मिला था ना उदय सिंह जी वो सहन नहीं कर पाए और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब रहने लग गई। तो उदय सिंह जी की मृत्यु कब हुई? उदय सिंह जी की मृत्यु होली पर 1572 ईस्वी में हो गई। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? अंतिम संस्कार हुआ गोगुंदा। अब देखो गोगुंदा जहां अंतिम संस्कार होता है ना वहीं पर छतरी बनती है। तो राणा उदय सिंह जी की छतरी, राणा उदय सिंह
की छत्री, वो भी कहाँ है? गोगुंदा में। अब कर्नल जेम्स टोड इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। कर्नल टोड कहते हैं अगर महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के बीच में राणा उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास ज्यादा बेहतर होता। अब ये उनकी सोच है जो उन्होंने पेश कर दी, 1572 में हो गए। लेकिन अब पढ़ेंगे इनके पुत्रों के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कितनी बातें याद रखने वाली है। जयमल फत्ता ने केसरिया किया, फत्ता की पत्नी ने फूल कंवर ने जौहर करवाया। कितनी सावधान बन जाऊंगा। गजारूढ़ मूर्तियां जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया की कहां पर है? आगरा की है, जिन्हें औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। कल्लाजी राठौड़ की छत्री का चित्तौड़। उदय सिंह जी की मृत्यु होली पर हुई 1572 ईस्वी। अंतिम संस्कार हुआ गोगुंदा में, तो वहीं पर इनकी छत्री भी गोगुंदा में। जब इनका अंतिम संस्कार हुआ ना, तो इनका पुत्र था जगमाल, वो अंतिम संस्कार में ही नहीं आया था। तो अब देखते हैं वो कहानी क्या थी। अब शुरू होगी असली इंटरेस्टेड कहानी। हाँ तो मित्रों, उदय सिंह जी पूरे हो चुके हैं, अब शुरू होगा नया कार्य। उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। राणा उदय सिंह जी के कितने पुत्र थे? राणा उदय सिंह जी के वैसे तो बताते हैं कि 25 पुत्र थे, लेकिन प्रमुख जिनके नाम जानने आवश्यक है, जयवंताबाई से उत्पन्न पुत्र प्रताप सिंह, सजनाबाई से उत्पन्न पुत्र शक्ति सिंह और भटियाणी रानी, जो सबसे सुंदर रानी थी, भटियाणी रानी, जिससे राणा उदय सिंह सबसे अधिक मोह रखते थे, धीरबाई। इनका पुत्र था जगमाल। तो कहते हैं कि धीरबाई के प्रेम में आकर, उसकी बातों में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया राणा उदय सिंह जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंतिम संस्कार में, ये तो जब सुना इसने कि अरे मैं तो राजा बन गया, तो ये तो वहां गद्दी पर बैठा था कि पिताजी तो गए मैं तो राजा बन गया, तो ये तो गद्दी पर बैठा था वहां कि मैं तो राजा बन गया। अंतिम संस्कार में ही नहीं किया पिता के। और जब ये हुआ तो गोगुंदा में प्रताप सिंह का राज्याभिषेक कर दिया अगर प्रश्न पूछे कि पहली बार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? हाँ क्षमा करना मित्रों, किसी वजह से कैमरा बंद हो गया। तो हम चल रहे थे, 3 पुत्र थे, प्रताप सिंह, शक्ति सिंह और जगमाल। जब देखा जितने भी मेवाड़ सरदार थे ना, उन्होंने देखा, उन्होंने विरोध नहीं किया था। जगमाल को
उत्तराधिकारी बनाने का विरोध नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको गद्दी मिल गई, इसलिए उसको अपने पिता के जो एक श्रेष्ठ बेटा नहीं बन सकता, वो राज्य क्या संभालेगा। और इसी कारण उन्होंने गोगुंदा में ही प्रताप सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया, क्योंकि ये पहले से फिक्स था। महाराणा प्रताप सबसे योग्य थे, पूर्णतः काबिल थे, तो उनको और सबसे बड़े बेटे भी थे, तो क्यों शासक न बने। 1572 ईस्वी में प्रताप सिंह का राज्याभिषेक। तो प्रश्न आता है, MCQ प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहली बार कहाँ हुआ, वह कब हुआ। तो कब हुआ? अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद गोगुंदा में, एक और नाम लिख लो जो लेवल वाला है, महादेव बावड़ी। महादेव बावड़ी है, वहां पर प्रताप सिंह का पहली बार राज्याभिषेक किया गया। उनके कमर पर जो तलवार बांधी, वो बांधी रावत कृष्णदास चूंडावत ने। अब बात आती है कि राजमहल की क्रांति क्या है। जब जगमाल गद्दी पर बैठा हुआ था, सभी लोग वहां से महल में गए। जगमाल गद्दी पर बैठा हुआ था, इन सबको देखकर तो अखेराज सोनगरा ने, अखेराज सोनगरा ने जगमाल को गद्दी पर से उतारा, जगमाल को गद्दी से उतारा, गद्दी से उतारा, जगमाल को गद्दी से उतारा और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किए। इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ में। पुनः राज्याभिषेक महोत्सव मनाया गया, मतलब महोत्सव मनाना कितनी खुशी की बात होगी, ये समझने वाली बात है कि मेवाड़ के लोग महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी बनाकर कितने खुश होंगे कि उनके राज्याभिषेक का महोत्सव रखा गया। इतने सारे हमने शासक देखे, लेकिन किसी के भी महोत्सव, राज्याभिषेक के महोत्सव की कोई चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक का महोत्सव सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। राव चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। तो देख लो मित्रों, पहली बार राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ, दोबारा कब? कुंभलगढ़ में हुआ। कमर पर तलवार बांधी रावत कृष्णदास जी चूंडावत। राजमहल की क्रांति किसको कहते हैं? जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया, उन्हें गद्दी पर बैठा है। यही है राजमहल की क्रांति। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कीजिए। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी दूसरों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को और हमारी मेहनत को थोड़ा सा फल दे दें, ताकि उससे बस सिर्फ इतना होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मजा आता है कि और बेहतर काम करें। क्या है, जब खुशी से खुशी मिलती है ना, तो और मजा आता है काम करने का। लेकिन अगर आप डिसलाइक भी कर रहे हैं, डिसलाइक अगर आपको लगता है डिसलाइक करना चाहिए, डिसलाइक कीजिए, तो मुझे और पता पड़ेगा कि हाँ यार मुझ में कमी है।
तो मैं और सुधार करूंगा। मैं क्या उल्टा आदमी हूं। जब लगता है ना कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसको और जबरदस्ती करना है और ज्यादा मेहनत से करना है और हमेशा सफल होता हूं। तो धन्यवाद, आपको समझाने में मैं शायद सफल रहा हूं, नहीं रहा हूं तो कमेंट करके बता दीजिए। और आपको ये तरीका कैसा लगा MCQ साथ में पढ़ाने के साथ साथ में आपके सारे क्वेश्चन उदय सिंह जी से लेकर जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। कल से हम शुरू करेंगे महाराणा प्रताप। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।